हरियाली, एक ऐसा गांव जहां प्रकृति अपनी पूरी सुंदरता बिखेरती थी। यहाँ के लोग सीधे सादे और मेहनती थे, लेकिन उनकी किस्मत हमेशा उनके साथ नहीं रहती थी। खासकर माधव के साथ, जिस पर गांव के सबसे लालची जमींदार बलदेव का कर्जा था। माधव स्वयं से बुदबुदाते हुए, हे भगवान, इस बार भी फसल अच्छी नहीं हुई। बलदेव जिमीदार को कर्ज कैसे चुकाऊंगा। माधव फावड़ा चलाता रहता है। अचानक फावड़ा जमीन के नीचे किसी कठोर चीज से टकराता है। एक ठक की आवाज आती है। यह क्या है? माधव और मिट्टी हटाता है। मिट्टी के नीचे एक गहरा नीला मिट्टी का घड़ा दिखाई देता है। घड़े पर कुछ प्राचीन अस्पष्ट आकृतियां खुदी हैं, जो हल्की चमक रही हैं। माधव आश्चर्य से, अरे, यह तो कोई पुराना घड़ा है, इतना खूबसूरत। माधव सावधानी से घड़े को बाहर निकालता है। वह घड़े को निहारता है, फिर उसे उठाकर घर की ओर चल पड़ता है। माधव की झोपड़ी के अंदर शाम। झोपड़ी के अंदर का दृश्य। राधा चूल्हे पर खाना बना रही है। रिया एक कोने में खेल रही है। माधव घड़ा लेकर अंदर आता है। अरे माधव, ये क्या ले आई? इतना पुराना घड़ा कहाँ मिला? जमीन खोदते हुआ मिला राधा, मिट्टी में दबा हुआ था। कुछ खास लग रहा है। माधव घड़े को जमीन पर रखता है और उसे कपड़े से पोंछता है। घड़ा और ज्यादा चमकने लगता है। रिया दौड़कर पास आते हुए, बाबा, यह कितना सुंदर है, क्या मैं इसे देखूं? माधव, हाँ मेरी बच्ची, पर ध्यान से। रिया घड़े के मुंह में झांकती है। उसे कुछ नहीं दिखता। उसके हाथ में एक पुराना टूटा हुआ सिक्का है जिससे वह खेल रही थी। अनजाने में वह सिक्का घड़े के अंदर फेंक देती है। रिया सिक्का फेंकते हुए, अचानक घड़े से एक तेज सुनहरी चमक निकलती है। कड़म की आवाज आती है और फिर चमक तुरंत शांत हो जाती है। माधव, राधा और रिया चौंक जाते हैं। राधा, यह क्या था? माधव चौंकते हुए, पता नहीं। माधव घड़े के अंदर देखता है। उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। माधव हैरानी से, राधा, रिया, घड़े में एक नहीं 2 सिक्के हैं। राधा पास आकर देखती है। चमत्कार! यह कैसे हो सकता है? माधव खुशी से, यह जादुई घड़ा है राधा, इसने सिक्के को 2 गुना कर दिया है। माधव एक पत्थर घड़े में डालता है। कड़म की आवाज आती है और घड़े से 2 पत्थर निकलते हैं। तीनों के चेहरों पर खुशी और अविश्वास का भाव है। माधव और राधा अब पहले से ज्यादा खुश और संतुष्ट दिख रहे हैं। उनकी झोपड़ी थोड़ी बेहतर है। जादुई घड़े ने माधव के परिवार की किस्मत बदल दी थी। उन्होंने घड़े का इस्तेमाल समझदारी से किया। सबसे पहले उन्होंने कर्जा चुकाया और फिर जरूरतमंदों की मदद भी की। लेकिन उन्होंने घड़े का रहस्य किसी को नहीं बताया। राधा, माधव, अब हमारे पास पर्याप्त अनाज है। रिया के लिए नए कपड़े भी आ गए हैं। हमें किसी चीज की कमी नहीं है। माधव, हाँ राधा, इस जादुई घड़े ने हमें सब कुछ दे दिया, लेकिन हमें इसका इस्तेमाल कभी भी लालच से नहीं करना चाहिए। माधव और राधा हंसते हैं। उसी समय खिड़की के बाहर से एक परछाई गुजरती है। यह कालू है, जो झाड़ियों में छिपा हुआ है और उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहा है। कालू स्वयं से फुसफुसाते हुए, जरूर कुछ गड़बड़ है। माधव इतना जल्दी अमीर कैसे हो गया?
जमींदार साहब को बताना पड़ेगा। कालू छिपकर माधव के घर से दूर चला जाता है। बलदेव की हवेली, रात। अपने आलीशान कमरे में बैठा है। उसके चेहरे पर चिंता और लालच का मिश्रण है। कालू उसके सामने खड़ा है। बलदेव, तो कालू, तुम्हें क्या पता चला? माधव ने इतनी जल्दी कर्जा कैसे चुकाया? कालू झुककर, मालिक, मैंने अपनी आंखों से देखा। माधव के पास एक जादुई घड़ा है। वह किसी भी चीज को दोगुना कर देता है। मैंने उसे सोने की मूर्ति डालते और 2 मूर्तियों को निकालते देखा। बलदेव आंखें चौड़ी करके, जादुई घड़ा दुगुना करता है? वाह, यह तो बहुत अच्छी खबर है। यह घड़ा मेरा होना चाहिए। मैं इस गांव का, बल्कि पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। कालू, जी मालिक। बलदेव, कल सुबह माधव को तुरंत मेरे पास बुलाओ। बलदेव जोर से हंसता है। उसकी हंसी कमरे में गूंजती है। कालू डर कर सिर झुका लेता है। अपनी कुर्सी पर शान से बैठा है। माधव उसके सामने डरकर खड़ा है। रिया डरती हुई झरोखे के पीछे से सब देख रही है। बलदेव नम्रता का दिखावा करते हुए, आओ माधव, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। सुना है तुम्हारे पास कोई पुराना घड़ा है। मैं पुरानी चीजों का शौकीन हूँ। क्या तुम मुझे वह दिखा सकते हो? माधव हिचकिचाते हुए, मालिक, वह बस एक साधारण टूटा हुआ घड़ा है। बलदेव गुस्से में चिल्लाते हुए, मत बोलो, मुझे सब पता है। वह जादुई घड़ा है। अगर तुमने वह घड़ा मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हारी जमीन, घर सब छीन लूंगा और तुम्हें गांव से निकाल दूंगा। माधव हाथ जोड़कर, मालिक, ऐसा मत कीजिए। वह हमारी रोजी रोटी है। बलदेव क्रूरता से हंसते हुए, रोटी? अब वह मेरी रोजी रोटी बनेगा। जाओ और अभी घड़ा लेकर आओ, वरना। माधव के पास कोई चारा नहीं बचता। वह भारी मन से घड़े को लेने चला जाता है। कुछ देर बाद माधव जादुई घड़ा लेकर वापस आता है और बलदेव के सामने रख देता है। बलदेव की आंखें चमक उठती हैं। बलदेव घड़े को हाथ में लेकर, आखिरकार यह मेरा है। बलदेव घड़े में एक सोने का सिक्का डालता है। कड़म की आवाज आती है और 2 सिक्के निकलते हैं। बलदेव पागलपन में हंसता है। बलदेव, हाँ हाँ हाँ, यह अद्भुत है। कालू, मेरे सारे हीरे जवाहरात ले आओ। कालू हीरे जवाहरात लाता है। बलदेव एक हीरे का हार घड़े में डालता है। कड़म की आवाज आती है और 2 हार निकलते हैं। बलदेव का लालच बेकाबू हो जाता है। बलदेव पागलपन में, अब मैं खुद को दुगुना करूंगा। एक बलदेव इस गांव पर राज करेगा और दूसरा पूरी दुनिया पर। कालू डरते हुए, मालिक, ऐसा मत कीजिए। क्या पता। बलदेव गुस्से में, चुप रहो, मेरी बात मानो। मुझे पकड़ो और घड़े के अंदर डालो। बलदेव जो काफी मोटा है घड़े के मुंह के पास आता है। वह अंदर जाने की कोशिश करता है। कालू अनिच्छा से उसे पकड़ता है। तभी रिया, जो अभी तक छिपकर देख रही थी, अचानक बाहर निकलती है और जोर से चिल्लाती है। रिया चिल्लाते हुए, जिमीदार, घड़े में कुछ डालने से पहले उसका एक रहस्य जान लो। बलदेव घड़े के मुंह से थोड़ा बाहर निकलता है और गुस्से से रिया की ओर देखता है। बलदेव, कौन है यह बच्ची? क्या बकवास कर रही है? रिया हिम्मत दिखाते हुए,
यह घड़ा सिर्फ चीजों को दुगना ही नहीं करता, बल्कि यह उनके साथ साथ उस चीज को डालने वाले के स्वभाव को भी दोगुना कर देता है। बलदेव भ्रमित होकर, इसका क्या मतलब है? रिया, इसका मतलब यह है कि अगर आप घड़े में घुस गए तो आप दुगने तो हो जाओगे, लेकिन आपका लालच भी दोगुना हो जाएगा और फिर दो गुने लालची बलदेव एक ही घड़े के लिए आपस में लड़कर एक दूसरे को खत्म कर देंगे। रिया की बातें सुनकर बलदेव के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह घबराकर घड़े से खुद को पूरी तरह बाहर खींच लेता है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें हैं। बलदेव हैरानी से, लालच भी दुगुना, और फिर मैं खुद को मार डालूंगा। उसी क्षण एक तेज रोशनी घड़े से निकलती है। कड़क की आवाज आती है और घड़ा चकनाचूर होकर टूट जाता है। मिट्टी के टुकड़े जमीन पर बिखर जाते हैं। शायद घड़े ने अपना अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण काम पूरा कर लिया था, बलदेव को उसके लालच की भयानक सच्चाई से अवगत कराना। कुछ देर बाद घड़े के टुकड़े जमीन पर पड़े हैं। बलदेव अब शांत खड़ा है। उसके चेहरे पर लालच की जगह पछतावा है। माधव और राधा भी वहीं हैं। बलदेव गहरी सांस लेते हुए, माधव, रिया, मुझे माफ कर दो। रिया, तुमने मेरी जान बचाई। मेरा लालच मुझे अंधा बना चुका था। मैंने अपनी सारी खुशी खो दी थी दौलत के पीछे भागते हुए। इस घड़े ने मुझे सबसे बड़ा सबक सिखाया। माधव हैरानी से, मालिक, बलदेव माधव की ओर मुड़कर, माधव, तुम्हारी जमीन, तुम्हारा घर, सब तुम्हारा है, और मैं आज से गांव के किसी भी किसान से कर्जा नहीं लूंगा। मैं अपने धन का उपयोग गांव की भलाई के लिए करूंगा। माधव और राधा खुशी से एक दूसरे को देखते हैं। रिया मुस्कुराती है। उस दिन के बाद बलदेव जमींदार बदल गया। हरियाली गांव में शांति और समृद्धि वापस लौट आई और रिया की समझदारी ने न केवल अपने परिवार को बचाया, बल्कि पूरे गांव को एक नए खुशहाल भविष्य की राह दिखाई। राधा, रिया और बदल चुका बलदेव मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देख रहे हैं। सूरज चमक रहा है। नैतिक शिक्षा। लालच एक ऐसी आग है जो अंततः सब कुछ भस्म कर देती है। संतोष और ईमानदारी सबसे बड़ा धन है जो आपको सच्ची खुशी देते हैं।